प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न प्राचालों के अध्ययन के बाद आज हम शुरू करेंगे विभिन्न जाल प्रमेय। किसी भी विद्युत परिपथ में उसके विभिन्न अवयवों को जानने के पश्चात अलग अलग ब्रांचेज यानी शाखाओं में बहने वाली धाराओं, अवयवों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस वगैरह निकालने के लिए और परिपथ को सरल बनाने के लिए कई प्रमेय उपयोग में लाए जाते हैं। हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर 5 अलग अलग प्रकार के प्रमेय हैं, जिस कड़ी के प्रथम प्रमेय के रूप में मैं आज आपको अध्यारोपण प्रमेय समझाने जा रहा हूँ। समय की चूँकि रिकॉर्डिंग ज़्यादा समय नहीं होती, तो उस समय को मैंने बचाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बना लिया है। पहले अध्यारोपण प्रमेय बहुत ही सरल प्रमेय है, जिसके अनुसार द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी जाल की किसी भी शाखा में विद्युत धारा का मान जाल में लगे प्रत्येक स्रोत के कारण उस शाखा में प्रवाहित होने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जबकि शेष स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिरोधों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। इसका अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए हम एक जाल का उदाहरण लेते हैं। मान लो तुल्य टी नेटवर्क वाला एक जाल है, जिसमें 2 स्रोत लगे हुए हैं, वोल्टा E1 का स्रोत और वोल्टा E2 का स्रोत। Z1, Z2, Z3 ये द्विपार्श्विक रैखिक प्रतिबाधाएं हैं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं का मतलब है, अगर आप प्रतिबाधा के सिरों पर वोल्टता की ध्रुवणता को उल्टा कर दें, उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दें, तो भी बहने वाली धारा अपरिवर्तित रहती है। उदाहरण के तौर पर सामान्य प्रतिरोध, संधारित्र, इनमें धारा का मान नहीं बदलता, लेकिन जैसे डायोड को अगर आप उसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा बदल जाती है। एक बार वो अग्र बायस में होता है, एक बार पश्च बायस में। इसलिए डायोड जो है वो रैखिक प्रतिबाधा नहीं है। तो इस जाल में कोई भी जाल को हम एक तुल्य टी जाल के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। Z1, Z2, Z3 उसकी प्रतिबाधाएं हैं। 2 स्रोत लगे हुए हैं, E1 और E2 विभवांतर के, विद्युत वाहक बल के। इस प्रमेय के अनुसार मान लीजिए, जैसे मैं कहता हूं कि Z3 में इस अकेले E1 के कारण, मतलब E1 के कारण अगर धारा I1 डैश आती और अकेले E2 के कारण धारा I2 डैश आती, तो ये कहता है कि दोनों के कारण जो धारा बहती है वो इन दोनों के बीजगणितीय योग के मान के बराबर होगी। ध्यान से देखिए, मान लो ये स्रोत इस Z1 में I1 धारा देता है, ये E2 स्रोत इस Z2 में धारा I2 देता है। तो संधि का, जैसा मैंने पहले आपको बताया, किरचॉफ का प्रथम नियम अगर बिंदु P पे लगाए तो I1 प्लस I2 का मान इसमें प्रवाहित धारा के बराबर होगा Z3 में। इस प्रमेय के अनुसार आप एक बार E2 को हटा दीजिए, जैसे इसने लिखा ना कि शेष स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो चूंकि इस परिपथ में 2 ही स्रोत हैं, तो एक बार मैं E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करता हूँ। मैंने एक आदर्श स्रोत माना है जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा 0 है, तो मैं इसको केवल शॉर्ट कर दूंगा। तो इसको हटा करके इस अकेले के कारण मान लो इसमें धारा I1 डैश जाती है, एक बात। फिर इसको हटा दिया, देखो E1 को यहाँ हटा दिया मैंने, इसको इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया। तो मान लो E2 के कारण, ये E2 है, E2 के कारण जो बहने वाली धारा है वो मान लीजिए इसमें I2 डैश है। तो अध्यारोपण प्रमेय बहुत सरलता से क्या कहता है कि इन दोनों के कारण किसी ब्रांच में बहने वाली कुल धारा I1 प्लस I2 का मान इंडिविजुअल सोर्स यानी अकेले किसी भी स्रोत के कारण उस ब्रांच में बहने वाली धाराओं के, यानी E1 के कारण I1 डैश, E2 के कारण I2 डैश, इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग का मतलब यहाँ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने जो सर्किट अज्यूम किया उसमें धारा E1 के कारण P से Q की तरफ आ रही है और E2 के कारण Q से P की तरफ जा रही है, तो निश्चित रूप से उनका अंतर आएगा। और अगर दोनों आपने, जैसे यहाँ मैंने सरलता के लिए इस तरह से एजम्पशन ली हैं कि धाराएं
P से Q की तरफ बह रही है, तो आप सीधे सरल शब्दों में लिख सकते हो I1 प्लस I2 बराबर I1 डैश प्लस I2 डैश। अब इसको हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए इसको प्रूफ या सिद्ध करना, बहुत सरल सिद्ध करना। चूँकि मैंने आपको बहुत सारी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले बता दी हैं, तो आप देखिए, मैं पहले इस परिपथ 2A को लेऊंगा, इसमें उल्टा प्रूव करूंगा। मैं पहले परिपथ 2B को ले लेता हूँ। तो परिपथ 2A में ध्यान से देखें सब, यहाँ I1 डैश मानिए, मान लो मैं यहाँ I धारा लेता हूँ, तो I के लिए देखिए, जैसे ये धारा यहाँ एंटर करेगी, I1 डैश इधर जाएगी तो बची हुई धारा इधर जाएगी। लेकिन बिंदु P और Q के बीच में Z2 और Z3 परस्पर समांतर क्रम में है, तो I का मान कितना हो जाएगा, सीधा लिख देता हूँ मैं, आपको मालूम है कुल वोल्टता E1 बटा कुल प्रतिबाधा कितनी होगी, Z1 प्लस इन दोनों का समांतर संयोजन, तो Z2 Z3 बटा Z2 प्लस Z3 1। अब धारा के टुकड़े हुए हैं यहाँ बिंदु P पर, तो बिंदु P पर धारा के जो कंपोनेंट्स बनते हैं, उसके भाग बनते हैं, तो उसके हिसाब से I1 डैश का मान कितना होगा। तरीका मैंने बताया, सामने वाले प्रतिबाधा का मान बटा इस लूप की कुल प्रतिबाधा का मान इंटू जंक्शन पे आने वाली धारा का मान। ये आप देखिए, Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू I, ये आ जाएगा। I का मान रखने पर I1 डैश बराबर, ये देखिए, इसमें मैं Z2 प्लस Z3 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर चला जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू E1, और ऊपर हो जाएगा Z2 प्लस Z3, नीचे आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ये राशि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो मेरे पास धारा का मान कितना आएगा, I1 डैश का मान मैंने यहाँ निकाल लिया। I1 डैश बराबर, ये देखिए, ये E कौन सा है, E1 है, E1, तो E1 Z2 बटा, यानी E1 Z2 बटा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ये समीकरण में एक आ गई। अगर मैं ये का ही रूल यहाँ लगाऊँ इस समीकरण परिपथ नंबर 2B में, तो आप देखिए, ये जो धारा जाएगी ये क्या होगी, यहाँ मान लो ये इधर ये I धारा बेहतर प्रवाहित करवाता है, तो इस I का मान क्या होगा, E2 अपॉन, ये दोनों समांतर क्रम में और उसके श्रेणी क्रम में, तो Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 आएगा, तो ये आ जाएगा E2 Z1, इसके हिसाब से देखो, यहाँ है E1 Z2, तो ये हो जाएगा E2 Z1 अपॉन Z1 Z2, बाकी सब वही बातें रहेंगी, तो मैं लिख देता हूँ। इसी प्रकार आप करके देख लीजिएगा। इसी प्रकार 2B परिपथ से I2 डैश बराबर E2 Z1 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ये समीकरण 2 आ गई मेरे पास। ये पहला पार्ट है इसका, ये पहला चरण है। अब दूसरे चरण में हम इस परिपथ को उपयोग में लाते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम का यहाँ मैं सीधा इस्तेमाल करके I1 प्लस I2 का मान निकालने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए इसका प्रयास करते हैं हम लोग सब मिल करके। ये है पाश 1। पाश 1 को मैं लिखूँगा E1 P Q E1। पाश 2 हो जाएगा मेरा P E2 Q P। ये लेते हुए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, देखो आपके
तो करते हैं शुरुआत।